अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी और आप देख रहे हैं सवाल से आगे। हमारा हक ना दिया गया तो हुकूमत को गिराकर इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे। ये मैं नहीं कह रही, ये अल्फाज हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब के, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले बड़ी धुआंधार तकरीर की। क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हक ना मिला तो फिर एक सूबा है वो है खैबर पख्तूनख्वा और उसका मुझे बनाया इमरान खान ने वज़ीर आला। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, फिर वो सूबा जब निकलेगा तो वो सूबा फिर जब वापस जाएगा इमरान खान को भी लेके जाएगा और ये हुकूमत भी गिरा के जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में इस हुकूमत से इस्लामाबाद में कब्जा करेंगे। एक तरफ एक सूबे के वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब जैसे लोग अवामी मैंडेट लेने और बानी पीटीआई की रिहाई को यकीनी बनाने के लिए इस हद तक जाने के बयानात दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ खुद तहरीक इंसाफ गुमगू की कैफियत का शिकार है। और ये सिलसिला शुरू होता है बानी पीटीआई के जेल जाने के साथ ही। 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले सियासी कमेटी बनी। उस कमेटी के जब नाम सामने आए तो पार्टी और कारकुनान की सतह तक तशवीश थी कि कुछ देरीना नामों को पसे पुश डाला गया। उन नामों में मजीद नाम शामिल किए गए। आम इंतखाबात के बाद खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के इंतखाब पर मुख्तलिफ आरा आई। अगर अडियाला से कोई वाज़े पैगाम आ जाता तो ठीक, वरना कारकुन से क़यादत तक सब गैर यकीनी का शिकार रहते। फरवरी के वस्त में बानी तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी से मिलकर इत्तेहादी हुकूमत बनाने से इनकार किया तो तमाम क़यादत को सर तस्लीम खम करना पड़ा। खान साहब ने हमारे जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को ये पैगाम दिया है कि जब्तियां न डाली जाएं। ऐवान के अंदर किसी भी हज़्ब इक़्तिदार के मेंबर पार्लियामान से इस तरीके से गुल मिलना कि जो हमारे वोटर्स को, पाकिस्तानियों को ये पैगाम दे कि कोई टोपी तमाशा है। नाज़रीन, कबल आम इंतखाबात एक वक्त ऐसा भी था जब तहरीक इंसाफ कोई कॉर्नर मीटिंग भी करती तो शुरा धर लिए जाते, मगर कोई ऐसा भी था जो उन बुरे हालात में भी बड़ी बड़ी रैलियों से कारकुनान का लहू गरमा रहा था। सीनियर नायब सदर तहरीक इंसाफ जनाब शेर अफजल मरवत साहब की उन रैलियों को एक तबके की तरफ से शक की निगाह से देखा गया। चंद रोज कबल तक मरवत साहब के सऊदी अरब से मुतालिक बयान पर पार्टी में कोहराम मचा हुआ था। बानी पीटीआई चेयरमैन और तमाम सीनियर क़यादत सफाई पेश करती रही, डैमेज कंट्रोल करती रही। यहाँ सवाल ये है कि आखिर मरवत साहब को हर चंद दिन इस तरह के बयानात देने ही क्यों पड़ते हैं, जिससे और इससे फायदा किसको हो रहा है? बज़ाहिर नजर आता है कि फायदा पार्टी को कम और हुकूमत को ज्यादा हो रहा है। आज मरवत साहब खुद सफाई देते नजर आए कि बानी तहरीक इंसाफ ने उनकी सऊदी अरब से मुतालिक बयान की सख्त सरजनिश की। खान साहब ने मेरे सऊदी अरब के हवाले से दिए गए बयान पे मेरी सरजनिश की और उन्होंने कहा कि जी ये बयान जो था ये इंतहाई बेमौका दिया गया, जो नहीं देना चाहिए था, और इस हवाले से मुझे नसीहत की। जिन लोगों के साथ मिलना नहीं था, चंद रोज कबल तक मरवत साहब ये कह रहे थे कि इन लोगों से बिल्कुल बात नहीं हो सकती, मगर कल रात इमरान खान साहब के सख्त नाकिद ख्वाजा आसिफ साहब से वो उन्होंने मुलाकात की और इस मुलाकात को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ही शक की नज़र से देख रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ऐवान में हर एक से मुलाकात होती रहती है, सबसे होती रहती है। हमारी तो मुलाकातें किसी से बुरी होती ही नहीं है, सबको सलाम दुआ करते हैं जो भी मिल जाते हैं। ये पब्लिक अकाउंट कमेटी पे दुनिया मौकूफ तो नहीं है। मुलाकात हुई, मुलाकात के अहवाल तो हम जानने की कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम में, लेकिन मरवत साहब की इस मुलाकात को उनकी जमात खूब तनकीद का निशाना बना रही है। उनकी जमात के सीनियर रहनुमा और जो उनकी लीगल टीम का हिस्सा है शोएब शाहीन साहब, इस बारे में क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारा कोई भी मुअज़्ज़ज़ भाई अगर उससे जाकर खुफिया मुलाकातें करेगा तो ये नामुनासिब है। अगर आप उसके चैम्बर में मिलने जाते हैं, कल मैं शहबाज शरीफ को सलाम दुआ करने चला जाऊं, देखिए फिर कोई उसूल तो ना हुआ ना। दूसरी जानिब आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत के बाद जारी होने वाले हुक्मनामे में बानी पीटीआई और उनकी एहलिया बुशरा बीबी को रियासती इदारों और उनके ऑफिशियल्स के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया गया। हुक्मनामे में कहा गया जेल हुक्काम जेल अदालत को ईद से पहले की पोजीशन पर बहाल करें और मीडिया अपनी रिपोर्टिंग को अदालती कार्रवाई की हद तक महदूद रखे। नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, रुकन कौमी असम्बली। शेर अफजल मरवत साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आगाज़ आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अब से कुछ देर पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़े एक तहलका खेज उन्होंने बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि हमें अगर हमारा हक नहीं मिला तो हमें
قبضہ بھی کرنا آتا ہے اسلام آباد، پھر وہ ایک صوبہ جب نکلے گا تو بڑی کوئی دھمکی آمیز انداز میں انہوں نے یہ بات ایک کہہ دی ہے حکمرانوں کے لیے. سو آپ کی جماعت بہرحال اور وہ صوبہ خیبر پختونخوا جس سے آپ کا بھی تعلق ہے قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اسلام آباد پہ؟ یہ وزیر اعلیٰ صاحب کا جو بیان ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کو بھی لائیں گے اور قبضہ بھی چھڑائیں گے غیر قانونی حکومت کا. دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے تو ہے ہی نہیں کہ ناجائز قبضہ ہے اقتدار پہ ان لوگوں کا. اب اگر کوئی آپ کے گھر پہ پلاٹ پہ قبضہ کرتا ہے، شریعت بھی کہتی ہیں کہ جو ناجائز قبضہ ہو اس کو آپ نے ریزسٹ کرنا ہے، اس کو آپ نے چھڑوانا ہے. اگر اپنا مینڈیٹ ریکور کر کے اقتدار لے کے اس ناجائز قبضے کو ختم کرنا غلط سمجھا جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ شخص جو ہیں وہ گمراہی کا شکار نہیں، لیکن کیسے کریں گے آپ نے تو خود ہی ایک بات کلیئر کر دی کہ ہم پارلیمنٹ میں بھی اپنا رول نبھائیں گے، ہم سڑکوں پہ بھی احتجاج کریں گے اور ہم لیگل فورمز کو بھی ٹیپ کریں گے. تو یہ تو ایک اچھے انداز میں جب آپ لے کے چل رہے ہیں تو پھر یہ کہنے کی نوبت کیوں آ رہی ہے کہ ہم قبضہ کریں گے، ہمیں چھڑوانا بھی آتا ہے؟ کیسے چھڑوائیں گے؟ دیکھیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ پی ٹی آئی کے خلاف تشدد، تعصب اور ظلم و جبر جو ہیں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. 8 فروری پہ تو بات ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد جو ضمنی الیکشن کو 21 اپریل کو جو ڈرامہ دہرایا گیا، بلکہ اس سے بھی کئی درجے بدتر انداز میں جو مینڈیٹ چوری کی. خان بدستور غیر قانونی طور پر پابند سلاسل ہیں، ہماری خواتین پابند سلاسل ہیں. لیکن ابھی تک آپ کوئی سالڈ قسم کا احتجاج یا پروٹیسٹ یا عوام کو موبلائز کرنا وہ نہیں کر پائے. آپ کی بات اس حد تک درست ہے کہ ہم وہ احتجاج ابھی تک سامنے نہیں لائے ہیں جس کو ریزسٹنس پر مبنی احتجاج کہا جا سکے. یعنی کہ لیکن کیوں نہیں ان لوگوں کو نکال سکے؟ نہیں، لوگوں کو تو ہم نکال چکے ہیں، نکال رہے ہیں. آپ کو تو چارج دیا تھا خان صاحب نے ضمنی انتخابات سے پہلے جلسے ریلیاں کرنی تھی، آپ نے پنجاب کی قیادت آپ کو کرنے دے رہے تھے، آپ اس دن کراچی میں موجود تھے. نہیں، میں آپ کو عرض کروں نا، میں آپ کو 15 دن کا حساب دیتا ہوں. 15 دن ہر روز میں نے جلسہ کیا ہے، ہر روز ریلی کی ہے. قصور میں جو جلسہ ہوا اور پنجاب میں یہ ہیں، اس سے بڑا اجتماع آج تک ہم نے نہیں کیا ہے. ریزلٹس میں ریفلیکٹ نہیں کرتا. یہ ریزلٹ تو آپ ایک جلسہ بتا دیں پی ایم ایل این نے کیا وہ ضمنی الیکشن میں 300 لوگ جمع نہیں کر پائے. ریزلٹ کہاں سے؟ ریزلٹ تو یہ زبردستی کے ریزلٹ ہیں. اسی لیے تو علی امین خان نے کہا ہے جو ان کے ہتھ کنڈے اور طریقے ہیں، زبردستی، چھینا جھپٹی، مارا ماری، پریزائڈنگ افسر کو محبوس کر لیا، ووٹ جو جس انداز میں ڈالے گئے، یہ کیا صحیح؟ یہ جو ان کے اعمال ہیں یہ کبھی نہیں ہیں. یہ اعمال جو ہیں وہ اخلاقیات سے ماورا نہیں ہیں. تو لہٰذا اب اگر یہ اس طریقے سے ہمارا مینڈیٹ زبردستی ڈنڈے کے زور پہ چھینیں گے سو ارادہ رکھتے ہیں کہ اسلام آباد پہ قبضہ کیا جائے گا. شیر افضل صاحب، قبضہ نہیں ہوگا. پھر جس کو آپ قبضے لفظ استعمال کر رہے ہیں، علی امین صاحب کی میں وضاحت کر رہا ہوں، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خان کو چھڑایا جائے گا پولیٹیکل ایجیٹیشن کے نتیجے میں، اور قبضہ جو ناجائز ہیں ایوانوں پہ اور اقتدار کے مسندوں پہ، یہ بھی پبلک ایجیٹیشن اور پروٹیسٹ کے تھرو چھڑایا جائے گا. آپ امیجن کریں نا، ابھی تک تو ہم نے لانگ مارچ اناؤنس نہیں کیا ہے، ابھی تک ہم نے دھرنا اناؤنس نہیں کیا. کیا. احتجاج آپ کرنے جا رہے ہیں بہرحال؟ جی ہاں. رائٹ. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی یہ جو چیئرمین کا جو سلاٹ ہے یہ اتنا متنازع کیوں بنتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے؟ خان صاحب نے آپ کو نامزد کر دیا تھا، یہ خبریں بھی جو چلی، آپ کو کیوں نامزد کیا تھا ان دی فرسٹ پلیس؟ اور اگر ہم نے کل حامد رضا صاحب کی جو خبر چلی ہے کہ ان کو اب نامزد کر دیا، یہ بات درست ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے. آپ کی آج ملاقات بھی ہوئی ہے خان صاحب سے؟ جی، میری ملاقات ہوئی ہے. اور یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ یہ تمام میڈیا پرسنز کو یہ پلانٹ کی گئی خبریں، اور میرا خیال ہے کہ 15-16 جرنلسٹ نے تو مجھے بتایا کہ جی ہمیں آپ کے پارٹی کے فلاں شخص نے یہ بتایا کہ جناب اس طرح صورتحال ہیں. میں آپ کو عرض کروں،
یہ مسئلہ کبھی تھا ہی نہیں. تو پیچیدہ آپ کے جماعت کے اندر سے بنایا گیا ہے؟ یہ میڈیا نے بیسیکلی یہ اچھالا ہے. تو میڈیا نے کیسے اچھالا جب آپ کی جماعت ہی اگر خبر نہیں نا، وہ جماعت کا بندہ کوئی فرنٹ پہ آ کے تو نہیں کہہ رہا ہے. تو پیچھے سے اگر ذرائع سے خبر میڈیا کو دی جا رہی ہے تو تو یہ آپ کس طرح کا ذریعہ آپ ہے؟ میڈیا کو بلیم نہیں کر سکتے شیر افضل صاحب. آپ اپنی جماعت کے اندر سے آپ کو کون کر رہے ہیں؟ 99% اس کو متنازع میڈیا نے بنایا ہے. آپ یہ بتائیں نا، کس نے دوسرے امیدوار کا نام لیا ہے؟ سر خان صاحب کو کیا بتایا؟ خان صاحب نے کیا کہا تھا آپ کے نام سے متعلق؟ میں آپ کو عرض کروں نا، خان صاحب نے 1.5 ماہ قبل میری نامینیشن کی تھی اور 3-4 دفعہ اس کے باوجود کہ کوشش ہوئی کہ میرے نام سے کسی اور کے نام کو سے تبدیل کیا جائے. تو یہ تبدیل خان صاحب نے کیا ہے؟ حامد رضا صاحب کا نام لیا نہیں ہے؟ کیا ہے. آج خان صاحب سے ملاقات ہوئی، عمر ایوب صاحب موجود تھے، پارٹی کی قیادت سیکرٹری انفارمیشن موجود تھے، جو اپوزیشن لیڈر ہے پنجاب میں بشر صاحب وہ موجود تھے، شیخ وقاص صاحب موجود تھے. اور خان صاحب کو بیسیکلی بتایا گیا تھا کہ نون جو ہیں وہ میرے حکومت اعتراض کر رہی ہے، معترض ہیں، تو لہٰذا خان صاحب کو یہ پروپوز کیا گیا کہ آپ متبادل کا نام دیں. تو خان صاحب نے اس وقت یہ جواب دیا تھا کہ میں متبادل کا نام اس لیے نہیں دوں گا کہ یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم کس کو نامینیٹ کریں. اگر ان کو اس پہ اعتراض ہیں تو پارٹی کے اندر یہ پھر سب ایم این ایز نے یہ کہا کہ ہمیں پھر کوئی کمیٹی قبول ہی نہیں کرنی چاہیے. اچھا، جب یہ بات مجھ تک پہنچی تو میں نے اچھا یہ پارٹی کا فیصلہ تھا کہ کوئی پارلیمنٹری کمیٹی نے نہیں لیا جائے گا پھر نہیں لیں گے کہ اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا سلاٹ نہیں آیا ہمارے ہاں. تو اس کے بعد جو ہیں پی ایم ایل این کے اس دعوے کی تصدیق کے لیے کہ آیا انہوں نے میرے نام پہ اعتراض کیا یا نہیں، گزشتہ روز جو آپ ملے ہیں تو ہم اسپیکر صاحب سے ملے اور اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب، ان دو کے نام کوٹ کیے گئے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے. تو دونوں نے برملا کہا کہ یہ آپ کی اپنی ٹانگیں کوئی کھینچ رہے ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا ہے. اور باقاعدہ اسپیکر صاحب نے تحریری طور پہ نیشنل اسمبلی نے اس کی تردید جاری کی کہ اسپیکر نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، اور خواجہ آصف صاحب نے بھی یہی بات یہ کہی. خبر کہاں سے پھر تو میں آج خان صاحب کے پاس گیا تو خان صاحب کو میں نے یہ پوری سٹوری بتا دی. میں نے کہا آپ کو جس نے کہا تھا غلط بیانی کی تھی، نون والوں نے تو کہہ دیا. تو خان صاحب نے اس پہ جو ہے وہ پرسکون نظر آئے، اور انہوں نے پھر مجھے کہا کہ بڑی ذمہ داری ہیں آپ پہ اور ہماری آپ سے توقعات ہیں کہ آپ اس سے اچھی طرح نمبرداز ماں ہوں گے. تو لہٰذا یہ مسئلہ نہ کبھی تھا، نہ کوئی دوسرا امیدوار تھا، نہ خان نے کسی اور کو نامینیٹ کیا تھا. میڈیا میں یہ چل رہا ہے. لیکن کل شیر افضل صاحب میرے پروگرام میں رکن قومی اسمبلی نون لیگ کے ہی اور بڑے قریب ان کی قیادت سے ہوتے ہیں بلال اظہر کیانی صاحب. سو بلال کیانی صاحب نے کہا کہ حکومت کا تو مجھے نہیں پتا لیکن مجھے بڑا اعتراض ہے شیر افضل مروت صاحب کے نام پر. سو حکومت کو جہاں آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی اعتراض نہیں تھا، آپ کو خود نہیں حیرت ہوتی کہ جہاں پر آپ کے بیانات اتنے اگریسو قسم کے ہوتے ہیں، جہاں پر بڑی ویسی تنقید کی جاتی ہے آپ کے نام پر، اگر بلال صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سعودی عرب سے متعلق آپ کا بیان ہو، آپ کی پارٹی ڈیمیج کنٹرول کے اینڈ پہ نظر آتی ہے، سو حکومت کو کیسے آپ کے نام پر اعتراض نہیں ہے؟ حکومت بلال اظہر کیانی صاحب فارم 47 پہ آئے ہوئے ہیں ایوان میں، ایک اجنبی ہے، تو ان کے بیان کی کوئی معنی بیان کو چھوڑ دیں، لیکن باقی جو آپ معنی رکھتا ہے. اسپیکر صاحب کا بھی حوالہ دے رہے ہیں، آپ خواجہ آصف صاحب سے بھی آپ نے ملاقات کی، انہوں نے بھی کہا کہ کوئی اعتراض نہیں تھا. تو آپ کو خود حیرت نہیں ہوئی کہ آپ تو ایک بڑا خان صاحب کے بڑے ایسے کی پلیئر ہیں آپ کے جو کہ بڑے اگریسیولی، اور آپ کو تو عوام بڑا لائک کرتی ہے. یا تو یہ ہمیں نہ دے، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی مرے تو نہیں جا رہے ہیں اس کے پیچھے، انہوں نے ہماری پوری حکومت چینی ہوئی ہے، یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی حیثیت ہی کیا ہے. لیکن اگر وہ کہتے ہیں، دیکھیں بات یہ ہے کسی کو گمراہ کرنے کی یا کسی کو مس گائیڈ کرنے کی، جب انہوں نے یہ بات کی نہیں ہے. تو خان صاحب ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی کا نام ہے جی، آج باقاعدہ واضح الفاظ میں، اور یہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے. کوئی ویسے کوئی حامد رضا صاحب کا نام نہیں ہے؟ نہیں، حامد رضا صاحب کا نام آپ ہی نومنی ہیں اپوزیشن کے. جی، خان صاحب نے مجھے، اور کل ہی عمر ایوب صاحب نے بیان دیا، کل ہی بیرسٹر گور صاحب نے بیان دیا. یہ ہماری پارٹی کی قیادت ہے نا. اب ان کے بیانات کو چھوڑ کے ذرائع پہ آپ لوگ انحصار کر رہے ہیں، تو وہ ذرائع جو ہیں وہ تو آپ کے خیال میں جو آپ کا جو ایک مخالف اگر ہے، اگر سمجھا جائے، وہ کون ہے زیادہ؟ آپ کی مخالفت کون پھر کر رہا ہے؟ آپ حکومت کو سمجھتے ہیں یا آپ کی اپنی جماعت کر رہی ہے؟ دو تین چینلز ہیں وہ سب سے زیادہ مخالفت میں چینلز کو چھوڑ دیں آپ، وہ دو آپشنز میں سے ہی چنیں. نہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے اپنے دیکھیں ہمارے اپوزیشن سے جتنی بھی ایم این ایز ہیں
ہر ایک کی خواہش ہو سکتی ہے کہ میں اپوزیشن لیڈر بنوں اور پیک کا چیئرمین بنوں. بڑی تنقید کی جا رہی ہے. وہ شعیب شاہین صاحب نے بھی بڑی تنقید کی ہے. آپ کل خواجہ آصف صاحب سے کیسے ملے جب آپ نے خود ہی کہا تھا کہ خان صاحب نے کہا جھپیاں نہیں ڈالنی, آپ نے ملنا نہیں ہے ان سے, اور بڑے سخت ناقد خواجہ آصف صاحب رہے ہیں. تو اسپیکر صاحب سے ہم کیوں ملے؟ روزانہ ملتے ہیں, ہم سب ملتے ہیں. تو آپ تو ان سے چیمبر میں جا کے ملے ہیں خواجہ آصف صاحب سے. آپ کو کس نے کہا ہے؟ آپ نہیں ملاقات ہوئی آپ کی؟ نہیں, ہماری سرراہ ملاقات ہوئی اور یہ ہم نے اس کی جو ہے ڈسکشن ہوئی ہماری. تو دیکھیں یہ جس طریقے سے خبریں پھیلائی جا رہی ہے, اور لیکن تنقید تو آپ کی جماعت کر رہی ہے. تنقید جو ہمارے لوگ مہربان ہیں نا, وہ اگر یہ ان کے پاس تنقید کے لیے یہی رہی ہے, اصل کام ہے ہماری پارٹی میں جمع مردی دکھانے اور خان سے لائلٹی کا معیار ایک ہے اور کوئی معیار نہیں ہے. یا بیان بازیاں کرنا یا ٹھانگے کھینچنا, وہ ہیں سڑک پہ نظر آنا, ریلی میں نظر آنا. میں آپ کو اپنی ایک منٹ اپنی کارکردگی عید کے پہلے روز سے لے کر آج تک میں ہر روز ریلی پہ ہوتا ہوں. میں پشین گیا, میں نے لکی مروت میں 3 دن مسلسل جلسے کیے, میں چمن گیا, میں تلگنگ گیا, میں قصور گیا, باجوڑ گیا, کوواڑ گیا, شکردرہ گیا. میں یہ 10-15 دنوں کی بات کر رہا ہوں. اور میں کراچی گیا, اور یہ ہر جگہ سے میں نے ریلیاں جلسے اور ہر جگہ کئی جگہوں سر پہ. آپ کے اکیلے سے کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا. اب کیوں نہیں؟ آپ کی پوری جماعت اس وقت کدھر ہے, آپ کی قیادت کدھر ہے؟ ہیڈ لائنز بن رہی ہے کہ بھئی قیادت میں فقدان نظر آ رہا ہے. پنجاب کی قیادت ہے وہ گلہ کر رہی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ خیبر پختونخوا چیپٹر کو کیوں جا رہا ہے, سب سارے سلاٹ جو ہیں وہاں پہ کیوں دیے جا رہے ہیں. فواد چودھری صاحب سے متعلق آج خبر یہ سامنے آئی ہے کہ آج ان کو خان صاحب نے جیل میں ملاقات کے لیے بلایا تھا. وہ اپنی بیل کے مصروفیات میں جو ہے وہ لاہور پھنسے رہے, تو وہ اگلے منگل کو جو ہے وہ ان سے ملاقات کرنے جائیں گے. سو آفیشلی اگلے ہفتے تک امکان ہے کہ ان کی پارٹی میں واپسی کا اعلان کر دیا جائے گا. قبول کرتے ہیں بطور سینئر نائب صدر واپس آنا چاہیے؟ میرا خیال ہے یہ بہت ہی اہم نوعیت کا فیصلہ ہوگا, اور ذاتی طور پہ میرا معترض ہونا یا نہ ہونا ایک علیحدہ امر ہے. لیکن خان صاحب نے اب ایسے تمام معاملات کے فیصلوں کا اختیار جو ہے وہ پولیٹیکل کمیٹی کو دیا ہوا ہے. یہ صرف فواد چودھری صاحب کے لیے سٹینڈرڈ نہیں بنے گا, کہ بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے جو میرے خیال میں 3-4 لوگ ہیں جن کے لیے شاید واپسی کے راستے کھلے ہیں. کھلے ہونے چاہیے. دیکھیں بعض لوگ ایسے ہیں نا جنہوں نے بیچاروں نے کچھ بھی نہیں کیا. فواد چودھری صاحب کے سے متعلق تو کہا بھی جاتا ہے کہ اپروور ان کو بنانے کی بہت کوشش کی گئی, بہت دباؤ ڈالا گیا, لیکن وہ خان صاحب کے خلاف جو ہیں اپروور نہیں بنے. وہ ڈیزرو کرتے ہیں. یہ فیصلہ خان صاحب شاید خود نہیں کریں گے, بلکہ وہ یہ فیصلہ پولیٹیکل کمیٹی کی ثوابدید پہ چھوڑیں گے. لیکن شاید آپ کی جو پنجاب میں, چونکہ میں نے ذکر کیا کہ آپ کو خان صاحب نے چارج دیا کہ آپ وہاں پہ جلسے اور ریلی کرنے کا آپ کو جو کہا گیا, چارج سونپا گیا, سو شاید وہ قیادت کا فقدان دیکھتے ہوئے فواد چودھری صاحب جیسے شخص جو ہے وہ آ کے ذرا باغ ڈور سنبھال لیں گے. یعنی آپ یہ پروپوز کر رہی ہیں؟ نہیں, میں پروپوز نہیں کر رہی ہوں, کیونکہ فواد چودھری صاحب جب آئیں گے تو وہ پنجاب میں کون ہے اس وقت جو لیڈ کر رہا ہے, اور آپ کا کیوں خان صاحب کو آپ کا نام چننا پڑ رہا ہے پنجاب میں قیادت کرنے کے لیے, جلسے ریلیوں کو انعقاد اس کا کرنے کے لیے؟ نہیں, میں اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اتنا بھی فقدان ہے کہ کوئی ہو نہیں تو فواد چودھری کی بحیثیت ماہر خدمات طلب ہو رہی ہے, ایسی بات نہیں ہے. پارٹی میں جو جس لیول پہ ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں ہم نے گرینڈ الائنس بنایا ہے, اور میرا خیال ہے پروٹیسٹ کی اسٹریٹجی ہم ان قریب پبلک کریں گے. ٹھیک ہے. ہمارا الٹیمیٹ احتجاج وہی ہوگا جو قوم دیکھنا چاہتی ہے. رائٹ. شیر افضل صاحب, اور 9 مئی کو بھی ایک اور 9 مئی آپ لوگ جلسہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ایک اور 9 مئی کیا مطلب؟ 9 مئی کو ہم اس 9 مئی کو منانا چاہتے ہیں. 9 مئی سے 9 مئی تک جو پاکستان کی ماہیت اور ہیت بدلی, اور جو پاکستان کا نیا رخ لوگوں نے دیکھا, اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح اس کو جیلا, ہمارے ورکرز, ہمارے لیڈرز, ہماری خواتین ابھی تک جیلوں میں ہیں, تو لہٰذا ہم پہ بہت سارے الزامات جو ہیں لگائے گئے. دہشت گرد کہا گیا, ہمیں ملک دشمن کہا گیا, ہمارے اوپر دہشت گردی کے لامتناہی FIR درج ہوئے, ہمارے لیڈر پہ طرح طرح کے الزامات لگائے گئے. تو لہٰذا ہم اس 9 مئی کو
किस तरह देखते हैं, ये अवाम को हम 9 मई को बताएंगे और जलसा करेंगे, जलसा करेंगे डेरा इस्माइल खान डेरा इस्माइल खान और में। ये हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं जी वो अपने होम टाउन पे ये करना चाहते हैं और सदर नज़ला बिलखसूस जो हैं वो उस जलसे में। ठीक है शेर अफजल साहब, मुझे आखिर में ये भी बता दीजिए कि एक तो आज ही इस्लामाबाद अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का एक हुक्मनामा सामने आया है, खान साहब अब टारगेट नहीं कर सकते या कोई बयान नहीं दे सकते मौजूदा आर्मी चीफ से मुताल्लिक, स्टेट इंस्टीट्यूशंस के सरबराहान से मुताल्लिक, और मीडिया को भी कहा गया, यही एसओपीज मीडिया के लिए भी है, प्रोसिक्यूशन के लिए भी है, कमरा अदालत में भी नहीं कह सकते, ऑन द साइड लाइन्स भी नहीं कर सकते। सो अब खान साहब के बयानात पर पाबंदी लगा दी गई, आपको क्या लगता है प्रेशर होगा? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जिस जज साहब ने ये हुक्म सादिर किया है वो किसी कानून के तहत होगा ना, तो अभी तक तो हमें उस कानून का पता नहीं है जो किसी की ज़बान बंदी करे। अपने तई जज साहिबान का ये इख्तियार एरोगेट करना कि आप ज़बान भी नहीं लाएंगे, तो ये क्यों किया जा रहा है आपके? ये गैर कानूनी आर्डर है और ये इन जज साहब से अब क्या किसी की तवक्को होगी जो किसी मुलजिम की ज़बान बंदी इस हद तक। कंप्लाइंस तो यकीनी बनानी होगी। क्या कंप्लाइंस? नहीं आज भी खान साहब बोले हैं, सारे इन्हीं इशूज़ पे बोले हैं और आइंदा भी बोलेंगे। कल मैंने इसी सियासी बयानात पे जो कानून है जेल मैन्युअल में जो रूल हैं 265 उसी को मैंने चैलेंज किया हुआ है कि सियासी कैदियों पे या सियासतदान जो जेलों में होंगे चाहे फौजदारी मुकदमात में क्यों ना हो, उनके सियासी बयानात डिस्कशन कन्वर्सेशन पे कोई कदगन नहीं लगाई जा सकती। कल हाई कोर्ट में इसकी समाअत होनी है। राइट। और मुझे ये भी बताइए कि एक बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन देखी जा रही है। खान साहब खुद कहते हैं उनको सितंबर अक्टूबर से पहले वो बाहर आते हुए नहीं नजर आ रहे। उन्होंने कहा कि मुझे रगड़ा लगाया जाएगा। असद कैसर साहब और दीगर जो है वो ये बयान देते कि इसी, खोसा साहब ने भी कहा कि इसी महीने वो बाहर आ रहे हैं, रिहाई उनकी होती हुई दिखाई देगी। देखिए जिस रफ्तार से ये ज़बानबंदी करने वाले जज साहब मुकदमे की समाअत कर रहे हैं, लग नहीं रहा तो जिधर से हम छुड़ा रहे हैं वो शायर नहीं कहते हैं कि इधर से हम छुड़ाएंगे उधर से उन्होंने फिर गार ये कूद रहे हैं अलकादर ट्रस्ट केस में। तो क्यों इस किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं कि रिहाई उनकी हो जाएगी, इसी महीने हो जाएगी? बयानात हैं, लोगों को उम्मीद दी जाती है, वकला हैं। ठीक है। और ये भी साथ साथ कह रहे हैं कि अगर बाहर आते हैं तो उनका सियासी कद जो है या उनकी सियासत को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। हामिद खान साहब। कौन कहता है? हामिद खान साहब। नहीं, डील के नतीजे में अगर आएंगे तो वो हमारा खान तो डील करने वाला है ही नहीं। और आज भी उन्होंने कह दिया, इस बात का इजहार कर दिया है, आज कोई डील नहीं होगी, कोई मफामत नहीं होगी। उन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिक। और किस चीज़ पे हम डील कर रहे हैं? हमारे साथ तो कुछ छोड़ा ही नहीं। लेकिन कुछ राब्ते हो रहे हैं इनकी तरफ से। राब्तों की मैं तस्दीक इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि स्पेसिफिकली ये सवाल हमने पूछा नहीं, वरना खान साहब लेकिन गौहर साहब ने तो कुछ दिनों पहले कहा था कि कोई अब तक राब्ते नहीं किए गए। नहीं, राब्ते हमें कोई, देखिए अगर कोई राब्ता होता, कोई बात होती तो हम शायद आपके साथ इसको डिस्कस कर लेते। जब खान बबांग के दाल कह रहा है, वो जो शेर था ना वो कुछ इस तरह था कि लहू गरम रखने कहें एक बहाना। ये इसका दूसरा मिसरा है, वो जो पहला मिसरा है वो शायद जेन से निकल गया। शेर अफजल साहब, और ये जो बल्ब और जो आपने कैमरे और शीशों की जो बात की थी जिस मुलाकात वाले कमरे की, वो अभी भी बरकरार है? हाँ, आज भी वही। और ऑल्दो कि आज बोला है कि ईद से पहले वाली जो जेल सेटिंग्स है उस तक वापस से ले आना चाहिए मामलात को। शीशे की पार्टीशन थी, वही बल्ब था और हुकाम भी मौजूद थे। हाँ, वही बैठे हुए थे। और आपको लगता है कि ये आज खान साहब ने मुझे ताकीदन कहा है कि जेल हुकाम के खिलाफ तवीनी अदालत की पिटीशन जो है वो दायर करो, तो वो मैं दायर कर चुका हूँ। दायर कर चुका ऑलरेडी पहले उन्होंने कहा था, आज उन्होंने याद दिया नहीं तो मैंने उनको बताया। और डिटर्मिन्ड है उसी तरह से खान साहब? डिटर्मिन्ड हैं और दिन ब दिन उनका हौसला बढ़ता ही जाता है। इस्तेकामत की बिल्कुल एक पहाड़ है। यकीन करें, आज जो जिस जज्बे से, जिस जोश से वो बोले हैं, जो अपना माफी ज़मीर जिस अंदाज में उन्होंने बयान किया, जो हौसला हम सबको दिया, लिहाजा ये शख्स टूटने वाला कतई नहीं। आज वो कह रहे थे कि इससे दुगनी तिगनी चारगुना जितनी भी कैद होगी मैं मजीद झेलने को तैयार हूँ, लेकिन कौम के मुस्तकबिल पे और आने वाली नस्लों के हकूक़ पे मैं कोई समझौता नहीं करूँगा। बहुत शुक्रिया शेर अफजल खान मरवत साहब, इस वक्त प्रोग्राम में शरीक थे। सीनियर नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और खान साहब डिटर्मिन्ड नज़र आते हैं अभी भी, उनका हौसला पहले से शेर अफजल साहब कहते हैं बुलंद है। आज मुलाकात का अहवाल भी बताए थे। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
नाज़रीन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का जो स्लॉट है उसको लेके बहुत ही हम मुख्तलिफ एक तो स्टेटमेंट्स भी देख रहे हैं और ये स्लॉट जो है वो क्यों इतना मुतनाज़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ बानी उनके पहले नॉमिनेट करते शेर अफजल मरवत साहब को, गुज़िश्ता रोज़ हामिद रज़ा साहब का जो है वो नाम सामने आता है। आज शेर अफजल साहब जो है वो खुद कहते हैं कि हामिद खान साहब सेनेटर है तो वो तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नहीं बन सकते। ये मामला और हुकूमत को क्या बुनियादी एतराज़ है, क्योंकि ये भी एक तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत को इस शेर अफजल साहब के नाम पर काफ़ी एतराज़ है। आज जमात इस्लामी के अमीर जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने जमात इस्लामी का प्लेटफॉर्म ऑफर करते हुए रिकन्सिलिएशन मफाहमत की पेशकश की। उन्होंने कहा सियासी जमातें इदारे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आके मुज़ाकरात करें, मफाहमत की तरफ चलें और मुल्क को आगे लेकर बढ़ा जाए। साथ साथ उन्होंने PDM को भी बड़ा तनकीद का निशाना बनाया, कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटाया गया और उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि मौजूदा सेटअप ज़्यादा लास्ट नहीं करेगा। चंद साहब के भी बयान जो है वो बड़े गर्दिश कर रहे हैं। नदीम अफजल चंद साहब ने कहा पीपल्स पार्टी चाहती थी कि वो तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत फॉर्म करे। सो इस हवाले से गुफ्तगू होगी और कुछ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से मुतालिक भी। फैसल करीम कुंडी साहब मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में शरीक हैं। कुंडी साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कुंडी साहब, आई स्टार्ट ऑफ विद शेर अफजल मरवत साहब का ज़रा ये रिजॉल्व कर दें नाजरीन के लिए कि हुकूमत का एतराज़ इनके नाम पे है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए हमें कोई एतराज़ नहीं है हुकूमत को एतराज़ नहीं है। इमरान खान साहब इतने भोले भाले हैं कि हमें एतराज़ हो गया और उन्हें नाम चेंज कर दिया, क्या बात है? नहीं, वो नाम चेंज नहीं कर रहे थे, उन्होंने कहा पहले अगर हुकूमत को एतराज़ है तो फिर तो ये अच्छा बंदा है। तो ये अपने नाम दें, ये तो स्पीकर का काम है कि किसको PSC के चेयर बनाते हैं। देखें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और JOI दो जमातें अपोजिशन में, उनमें से एक जमात को ये PSC की चेयरमैनशिप मिलनी है। तो अब देखते हैं कि आपस में बैठ के पहले फैसला कर लें कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी है या JOI को मिलनी है। और अगर फैसला नहीं होगा तो फिर स्पीकर ने डिसाइड करना है। आइडियली तो वैसे ऑपोजिशन लीडर होता है। आइडियली नहीं चलता ना यहाँ पे, आइडियली तो आप आइडियली छोड़े, यहाँ तो जो कानून के मुताबिक आइन के मुताबिक वो तक नहीं चल रहा। कानून और आइन देखें, बात यह है कि चौधरी निसार साहब जब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे और वो PSC के चेयरमैन थे, आपको याद है? जी जी। उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। उसके बाद कौन बने थे? नदीम अफजल साहब, और वो हुकूमत के नुमाइंदे थे। तो लिहाजा वो अपोजिशन के लीडर नहीं थे। तो मिल बांट के कुछ हो सकता है, या कल तो वो बिलाल कियानी साहब हमारे शो पे तासुर देते कि ट्रेजरी फिर शायद डिसाइड करे। स्पीकर, ये देखें, ये हुकूमत डिसाइड करेगी। ये ट्रेडिशन है, दिस इज़ ट्रेडिशन, दिस इज़ नॉट लाइक कॉन्स्टिट्यूशन और समथिंग, रूल ऑफ बिजनेस समथिंग। और ट्रेडिशन है, और ट्रेडिशन को अब देखते नॉर्मली फॉलो किया जाता है, अपोजिशन को दिया जाता है। अब देखें कि स्पीकर क्या डिसाइड करते हैं। स्पीकर इज कस्टोडियन ऑफ द हाउस, ही हैज़ टू डिसाइड कि कौन। उनकी इंक्लिनेशन वैसे नजर आ रही है नूर आलम खान साहब की तरफ भी। आपको लगता है आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा? आपको नजर आ रही है? मुझे तो स्पीकर साहब, मैं तो नहीं देखा उनको, या नजर नहीं आ रही मुझे। आपने देखा होगा उनको करीब से। बहरहाल आप पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो जरूर दे सकते हैं कि आपके लिए एक्सेप्टेबल हामिद रजा साहब हैं, या फिर आप समझते हैं कि JUIF का कोई कैंडिडेट हो तो वो सही है? हमारे लिए हर कोई एक्सेप्टेबल है जिसको स्पीकर साहब बनाएंगे। उमर अयूब साहब अगर हो? अब ये तो आप कसौटी नहीं, करें, नहीं, मैं वैसे आपसे नाम पूछ रही हूँ ना कि पीपल्स देखिए, पार्टी अभी हामिद साहब का नाम आज तक आया, कल परसों क्या पता कोई और सीट आ जाए, मुमकिन है। कोई बात नहीं, कोई अब देखें ना, पहले मरवत साहब, फिर हामिद साहब, फिर पता नहीं कल परसों कोई और सीट लेके आ जाए। मुलाकात के बाद साहब एक्सेप्टेबल, देखिए इस पार्लियामेंटेरियन, अगर वो अपनी जमात की तरफ से उनका नाम आता है ठीक है। अब उनकी जमात को भी पता नहीं है ना। अब या आप देखें, PTI ने पहले भी ये काम किया, जब चाइना के प्रेसिडेंट आ रहे थे तो उन्होंने धरना दिया था। अब जब ईरान के प्रेसिडेंट आ रहे थे तो इन्होंने शेर अब्दुल मरवत से बयान दिलवा दिया सऊदीया के खिलाफ, और फिर सब पड़ गया कि नहीं ये तो हमारा जो है तर्जुमान भी नहीं है। ये भी भाई, आपका तर्जुमान नहीं है तो आप अनाउंस कर दें कि आप ऐसे हालात में तो मरवत साहब ज्यादा सूट करते हैं ना फिर हुकूमत को, जिस किस्म के बयान ऑपोजिशन को आपकी जरूरत ही नहीं है। नो, दिस इज डेलिबरेटली, दिस इज नॉट ये डेलिबरेटली हुआ है, डेलिबरेटली करवाते हैं तहरीक इंसाफ वाले, वो तो खुद डिसोन कर रहे हैं। मैंने आपके प्रोग्राम में 2-3 दफ़ा कहा ना कि 5 फ्रेंचाइज हैं। अब ये पता नहीं कि वो जो कन्फर्म और जो मुसद्दक़ा जो है फ्रेंचाइज कौन सी वाली है। अच्छा ठीक है। कुंडी साहब, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब वो कह रहे हैं कि मौजूदा जो सेटअप है जिसका आप भी हिस्सा है, बहरहाल वो ज़्यादा लास्ट नहीं करेगा, और हल वो तजवीज़ करें। वो कह रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें और हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए तमाम सियासी जमातें, स्टेक होल्डर्स आएँ और मफाहमत की तरफ चलें। बिल्ली को ख्वाब में शीशे नज़र आते हैं, क्योंकि जब अपोजिशन में होता है आप कहते हैं बस आजकल में हुकूमत जारी और मैं आ जाऊँगा। लेकिन ठीक है, उनका अपना बयान है, उनकी ख्वाहिश है, उन्होंने दे दिया बयान, तो देखते हैं कितना लास्ट करता है, कितना लास्ट नहीं करता। ये तो उन्होंने कह दिया कि लास्ट नहीं करता, क्योंकि उनको पता चल गया, उनको कराची में, सिंध में, पूरे पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, जिसमें वहाँ पे चैम्पियन बनना चाहते थे, उनको क्या रिज़ल्ट मिला उसके सामने है। और एक तरफ ये बात करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं मेरा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें। अगर हमें डायलॉग्स करने होंगे तो हमें पता है कि हम आपस में बैठ कर
नहीं, हम आपस में बैठ कर मजा और किनसे रब्ता करना है? नहीं, हम खुद ही बैठ सकते हैं। और हमने पहले भी देखे, आप देखें 16 महीने की जब हमारी हुकूमत थी, बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने और प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने ही इत्तेहादी जमातों को राज़ी किया था और हमने अपोजिशन के साथ उनको बिठाया था डायलॉग्स के लिए। ठीक है, इनको सिर्फ शौक है कि हमने जलसे करने हैं, जुलूस करने हैं, सीटियां बजानी है, तूतियां बजानी है, बैंड बाजे बजाने हैं, ये इनको शौक है। धांधली हुई है बाई इलेक्शंस में। देखिए धांधली हुई है ना, चले इस पे भी आ जाए। धांधली हुई है ना, उनके पास एक फोरम है, बैंड बाजों से तो धांधली का रिजल्ट नहीं आना ना, या आप चौकों पे हड़ताल करें रिजल्ट नहीं आना। तो अवाम एक संजीदा कोशिश देखना चाहते हैं, पॉलिटिशियन से वो एक्सपेक्ट करते हैं, अपने नुमाइंदों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनसे सवाल करते हैं। और इसी सवाल से जुड़ा एक सवाल मेरा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से मुतालिक भी है। 2006 में आपने साइन तो किया, लेकिन जो उसके नुकात हैं हुंडी साहब, इसको किस तरह से ब्लेटेंटली और इतना ब्रूटली इसको वायलेट किया गया दोनों जमातों की तरफ से, इस पर अफसोस होता है? देखिए, मेजॉरिटी जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 7 to 80% जो उसके जो शिक हैं उसके ऊपर अमल दरामद हो चुके हैं। 70 to 80% तो हमें ऐसा लगता है बहरहाल कि जिस पर नहीं इम्प्लीमेंट हुआ है, और सारे मैंने हाईलाइट तो आप ऐसे करें, एक घंटे का शो करें और आप मैं शिक पे डिस्कस कर लेंगे। आप मुझे कहें, आप मुझे कहें कि 1 मिनट में, नहीं, अगर आप मुझे कहें कि 1-2 मिनट में आप सारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में साथ डिस्कस करें तो 1-2 मिनट में डिस्कस नहीं कर सकते, फिर आप एक पूरा इस पे प्रोग्राम आप कमेंट तो करें, लेकिन कैसे और दूसरी बात यह है कि देखें, लेकिन आपने 70 to 80% अगर बोला है, 20% पे भी अमल दरामद नहीं हुआ, और अगर 20% पे भी मैं अगर कहूँ, चाहे ये तो आपका और मेरा डिबेट है ना, जर्नलिस्ट, चाहे वो सहाफियों की या मीडिया की इंडिपेंडेंस का मामला हो, चाहे वो नैब को रिप्लेस करने का मामला हो। आप इतनी आज़ादी के साथ बोल रही हैं, आजकल टीवी चैनल्स को देखें जिस तरीके से आप लोग बोल रहे हैं, और क्या चाहते हैं आप? सर, आपको लगता है कि हम बहुत कुछ चला सकते हैं अभी भी? तो चलाएं ना, इमरान खान की क्लिप्स चलाएं पैमरा से, हम तो अभी भी पैमरा से कहते हैं उनके क्लिप्स तो आपको लगता है मीडिया इस वक्त बिल्कुल कंप्लीटली आज़ाद है? मैं समझता हूँ अक्सरियत जो है, मतलब है उसमें अगर परसेंटेज डाला जाए तो मैं समझूं 90%। और कुंडी साहब, मतलब एक्स वो जो ट्विटर है फॉर्मर, उस पर बंदिश जो है उसके हवाले नहीं से होनी चाहिए, मैं उस पर एग्री करता हूँ। तो आपको लगता है कि कंप्लीटली हम एक आज़ादी के साथ जो है वो देख रहे हैं? दो चीज़ें, उस पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें अपने सोशल मीडिया को रेगुलराइज भी करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आप, मतलब है कि जिस किस्म की आप किसी दुनिया में ऐसे इतनी आज़ाद सोशल मीडिया जितनी हमारे पाकिस्तान में, हमने फेक न्यूज़ को भी देखना पड़ेगा, फेक न्यूज़ कैसे, तो ये चीज़ें जो है हमें देखनी पड़ेंगी। कुंडी साहब, मुझे एक आध अगर आप मुझे अलाउ कर दें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जो दूसरा पॉइंट था, जो गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट की बात की जाती है, 3 सर्विसेज चीफ्स की बात की जाती है, शैल बी मेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव हु इज द प्राइम मिनिस्टर। हमने हालात ये देखे थे कि पहले ही डिसाइड कर लिया गया था, पार्टियों में बढ़ चुका था कि किस किस को कौन से स्लॉट्स दी जाएंगी। आप 2 पार्टियों ने डिसाइड कर लिया था ये, तो हमारी हुकूमत हम डिसाइड करेंगे ना, किसी और से पूछेंगे। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वहाँ पे वायलेशन हुई है, प्राइम मिनिस्टर का ये खुद से इस्तेहकाक होना चाहिए था, लेकिन ये बांट लिए गए थे पहले। देखें, 2 पॉलिटिकल पार्टीज बैठे, प्राइम मिनिस्टर ने फिर भी अपॉइंटिंग अथॉरिटीज, प्राइम मिनिस्टर ही इज चीफ एग्जीक्यूटिव, लेकिन जब आप पॉलिटिकल, लेकिन आपने डिसाइड तो पहले ही हो गया था ना? नहीं, डिसाइड पहले नहीं हो, जब हमारे नंबर्स आए, जब हम हुकूमत बनाने जा रहे थे, उसमें हमने ये किया, स्पीकर कौन होगा, चेयरमैन सेनेट कौन होगा, डिप्टी स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन सेनेट कौन होगा, गवर्नर्स कौन होंगे, प्रेसिडेंट कौन होगा, ये चीजें डिसाइड होती हैं। तो आपने कहा कि आप जो पॉलिटिकल पार्टी, नहीं, आप पॉलिटिकल पार्टी से बैठते हैं, डायलॉग्स करें, क्या बोलेंगे, ठीक है आप फिलहाल वज़ीर आज़म बना लेते हैं, अगले स्टेप फिर डिस्कस करें। आप ही में ये सारा बटना है, अगर तो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, नहीं किसको दे दें, नहीं ठीक है, पीटीआई को दे दें, लेकिन मैं तो मेरा तो सवाल, मेरा तो सवाल आप मुझे बताएं ना, आप अपोजिशन को दे दें। भाई ऑपोजिशन में तो वो खुद कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। किसने कहा है? कुंडी साहब, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के हवाले से भी वो भी एस्टैब्लिश करना था, उसमें सारी बात होनी थी, एक्नॉलेज करना था विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर, इम्प्रिजनमेंट, स्टेट स्पॉन्सर्ड परसिक्यूशन, टारगेटेड लेजिस्लेशन, पॉलिटिकली मोटिवेटेड अकाउंटेबिलिटी। आप मेहरबानी, ये सब कुछ हो रहा है वैसे? अच्छा, मुझे सिर्फ आप एक बेसिक ये बात बता दें, ये सब कुछ हो रहा है मुल्क में? एक मिनट सबर करें, आप मेहरबानी करें, एक प्रोग्राम इस पे करें, आप 2-3 मिनट में टक 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 करके बोलेंगे सारे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जवाब तो दे सकते हैं, ये सब कुछ हो रहा है। आप मेरे साथ प्रोग्राम करें, मैं आपसे बिल्कुल प्रोग्राम करूंगा, आप तैयारी के साथ आएंगे, मुझे नहीं, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। आप कहेंगे यार टक 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 ये हो गया, हाँ कुंडी साहब ने कहा कि नहीं हुआ, फिर हेडलाइन चाहिए कुंडी साहब ने कहा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कोई, मैं आपको वो हालात बता रही हूँ जिसकी अभी गूंज हमें मुल्क में, जिसके हमें असरात नजर आ रहे हैं। कोई हम सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र न करें, आप मेरे साथ प्रोग्राम करें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे, हम सब चीजों पे इंशाल्लाह डिबेट करेंगे इसके ऊपर, और 1 घंटे का प्रोग्राम करेंगे, 10-15 मिनट वाला नहीं करेंगे। आपने कहा कमेंट नहीं करेंगे इस बात पे कि मैं सब पे कमेंट करूंगा, आपके साथ बैठ के 1 घंटे का प्रोग्राम, अब वक्त निकाल ले थोड़ा सा। सर, एक 22वां नुक्ता भी मैं ज़रा नाजरीन के लिए भी शेयर कर दूं कि ये भी था आपके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि वी शैल नॉट जॉइन अ मिलिट्री रजीम और एनी मिलिट्री स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट। जो इस वक्त में आपको तनकीद जो आवाम की तरफ से की जा रही है, जो इस वक्त हमें एक इंप्रेशन नजर आता है, नो पार्टी शैल सोलिसिट द सपोर्ट ऑफ मिलिट्री टू कम इनटू पावर और टू डिसलॉज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डिसलॉज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पीडीएम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए एक हुकूमत को घर भेजा गया। तो किसने किया था?
फौज ने किया था, किसने किया बंदूकें उठा ली थी उन्होंने। सर किसने किया था? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PDM की जमातें थी, हम इत्तेहादी जमात थे, हम लोगों के जरिए हटाया था। अगर आप समझते हैं कि फ़ौज ने किया था तो पता नहीं आप कहाँ पे रहते सर हैं। और टू डिसलॉज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो आप कहते हैं अदम एतमाद नहीं हो सकता? आज अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ मेंबर आते वायलेशन नहीं तो आज अगर पॉलिसीज की कंटिन्यूएशन होनी चाहिए। आज अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास मेंबर आते हैं, उनके पास आज वो देखें मौलाना फजल रहमान अपोजिशन में है, आज वही जो है महमूद खान चकज़ई उनके साथ शामिल था, कल हमारे साथ था। ऐसी जमातें जो उनके साथ थी हमारे साथ आ गई, हमारे साथ उनके साथ गई हैं। इनके पास जिस दिन मेंबर्स पूरे हो जाएं, अदम एतमाद का इनको शौक है आके अदम एतमाद सर अनफॉर्चुनेटली जो एक अब तासुर गहरा हर गुजरते वक्त के साथ होता है वो ये है कि जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो फिर आप टारगेट करते हैं, सब सच बोलने के ऊपर आ जाते हैं, जब हुकूमत में होते हैं सब आंखें बंद कर लेते हैं। तो आपने ये कहा था कि फौजियों ने हमें उठा के बिठा दी उधर। सर किस तरह सारे इकट्ठे हुए हैं? किस तरह सारी अब कैसे सारी नहीं, सियासी जमातें अब कैसे इकट्ठे हुए हैं? ये क्यों महमूद खान चकज़ई और मौलाना फजल रहमान विदाउट सारे एनीबॉडी नहीं सपोर्ट? तो ये अब क्यों हुए इकट्ठे? ये तो ऑपोजिशन में ही तो टारगेट अच्छा, कर रहे हैं। इनका हदफ तनकीद जो है वो आपको पता है कौन है? देखिए उस वक्त भी हम अपोजिशन में थे, ठीक है, उस वक्त भी इमरान खान साहब ये सवाल करते किसी कहने पे इकट्ठे तो हुए? आपको लगता है क्या चीज़? ऑर्गेनिकली हुआ था वो सारा कुछ? नहीं बिल्कुल हम तो PDM ने बनाई। लेकिन आपको याद है ना, आपको याद है APC, आपको याद है APC पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बुलाई थी, वहाँ पर हमने PDM की बुनियाद रखी और उसी ने हमने कहा था कि हम पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर अपना किरदार अदा करेंगे। हमने पहले दिन जब हमने कराची से लॉन्ग मार्च शुरू किया था, हमने कहा था या हुकूमत इलेक्शन कराए या अदम एतमाद। ठीक है, और एक सिर्फ एक और बात का भी जवाब दे दो फिर मुझे क्लोज करना है सेगमेंट। बाजवा साहब ने जो तरदीद की है, इमरान खान साहब बड़े इल्जामात लगाते थे, उन्होंने कहा कि मेरा रजीम चेंज में कोई भी हाथ नहीं है। खान साहब ने ऑफर लेके तमाम PDM की जमातों को, सियासी जमातों को जिसमें उस वक्त पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, भेजा था इस ऑफर के साथ। बाजवा साहब आए थे, ऑफर की थी। खान साहब के बात पे हम कोई एतमाद नहीं करते। नहीं लेकिन ऑफर तो की गई थी, ये तो मौलाना साहब ने भी एडमिट किया है, ख्वाजा आसिफ साहब भी एडमिट कर जब अदम एतमाद तैयार थी, एक दो दिन पहले अगर आप कहें कि अब मुझे पर अदम एतमाद न करे और मैं इलेक्शन कराना चाहता बाजवा साहब हूँ आए थे। तो इमरान खान साहब की बात पे कौन एतमाद करेगा? उसकी कोई बात पे कोई भी ट्रस्ट पार्टी ने रेजिस्ट किया था कि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। और कौन सी जमात थी जिसने रेजिस्ट किया था? हमने कहा अदम एतमाद करेंगे और वहाँ नंबर पूरे थे और हमने करनी थी, हमें तो कोई ट्रस्ट नहीं PDM। और आपको ऑफर ये भी दी जाई थी कि हम फौरन इलेक्शंस की तरफ, इमरान खान ने कहा कि बिल्कुल गए, लेकिन मैं ट्रस्ट ही नहीं उसके ऊपर। इस बंदे पे कौन ट्रस्ट करेगा? ठीक है, यानी कि बाजवा साहब ऑफर लेकर आए थे तो नेचुरली फिर रोल तो एस्टैब्लिश हो जाता है। नहीं, वो एक न्यूट्रल मतलब है कि एक मिडिल मैन का एक किरदार अदा करते और हैं। वो हमारी सियासी जमातों से आगे मिलके आपको लगता है हमारी कोऑर्डिनेशन थी और इसके साथ साथ आसिफ अली ज़रदारी साहब के करीबी दोस्त ने भी ऑफर की थी कि इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कह दिया था कि हमने करीबी दोस्त, हाँ, उन्होंने कहा मैंने ज़बान दे दी है और हम अदम एतमाद से वापस नहीं हट सकते। आप बता सकते हैं कि वो कौन थे? टाइम पे बता दें किसी दिन। चलिए बहरहाल, लेकिन इस बात पर और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे हम अगले हफ्ते के इंशाल्लाह से 1 घंटे का इसी के साथ ही थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक। फैसल करीम कुंडी साहब सेक्रेटरी, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे। एक ब्रेक के बाद और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद साबिक रहनुमा और जो उनके मुतालिक बात अब की जा रही है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी का रुख कर रहे हैं। ऐसे की प्लेयर्स जो कि बड़े मुतहरिक नज़र आते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में, और जो PTI का जो एक इंटायर स्ट्रगल हमने देखा है उस दौरान भी, गुज़िश्ता साल की डेवलपमेंट्स और उसके पेश नज़र अलहदगी इख्तियार करना, वजूहात क्या थी और आने वाले दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिर से एक बार सियासत में उनका एक एक्टिव रोल, मुतहरिक रोल देख सकेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वी आर वेरी ऑनर्ड, साबिक गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इमरान साहब, लाइक यू सेड इन वन ऑफ द इंटरव्यूज अभी रिसेंटली कि आपने कहा कि आप एक रिटायर्ड हर्ट वाली ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। आपका एक बड़ा आप एक प्रोमिनेंट एक उन की प्लेयर्स में से थे, लाइक आई सेड, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और लोग अभी कंफ्यूजन का ये शिकार हैं कि आया कि आप IPP का हिस्सा हैं कि नहीं हैं? नहीं जी, मैं IPP का हिस्सा नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फाउंडिंग मेंबर्स में से था। 1993 से इमरान खान के साथ एफिलिएटेड है और ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इमरान खान के साथ गुजारा है। वो मेरे ज़ाती दोस्त भी हैं और मेरी उनके साथ एक पर्सनल ताल्लुकात भी हैं। तो मैं खान साहब के साथ हमेशा से था। मैंने PTI में शुरू से, जब PTI बनी तो मैं PTI के साथ साथ चला और PTI में मैंने सियासत की सारी जिंदगी। आपने कहा कि IPP का अब हिस्सा नहीं है, तो ये जो ज्वाइन की थी आपने, चूंकि यू वर पार्ट ऑफ दैट लॉन्चिंग सेरेमनी एज वेल, ये आपका जाती फैसला था? वो नहीं कहते कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन हार दिया, उस तरह की चीज थी। सो जिस तरह अली जैदी साहब अभी रिसेंटली कह रहे थे कि उनको जो पैगाम और जो धमकियां दी जा रही थी
تو انہوں نے کہا وہ سننے کے بعد وہ شاید خودکشی کر لیتے اگر اس پہ امپلیمنٹ ہو جاتا یا وہ کسی کو مار دیتے. سو جس قسم کے تھریٹس اور کوئرژن کی وہ ذکر کر رہے ہیں, آپ نے کچھ اس قسم کا فیس کیا؟ ہم سب ایک بڑے ڈیفیکلٹ پروسیس سے اس وقت گزرے ہیں, اور جن لوگوں نے پی ٹی آئی چھوڑی اس میں نہیں جانتا کس نے خوشی سے چھوڑی اور کس نے انڈر پریشر چھوڑی, لیکن موسٹلی جن لوگوں سے میری بات ہوئی ان کا اسی طرح کے خیالات تھے کہ انہوں نے ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ فیز سے گزرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا, جو ایک بہت انتہائی مشکل فیصلہ تھا لوگوں کے لیے اس سمے. بٹ عمران صاحب, تحریک انصاف چھوڑنے کا ریگریٹ ہے؟ جی ہے, بالکل. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ریگریٹ بھی ہے, اور ظاہر ہے کہ میری اپنی جماعت تھی نا. اور یہ ریگریٹ اس وقت بھی تھا جب آپ نے چھوڑی تھی اور آئی پی پی کی طرف گئے تھے؟ دیکھیے, آئی پی پی کی طرف میں گیا نہیں, میں ان کی جو لانچنگ سیریمنی تھی اس میں ضرور موجود تھا, لیکن میں نے باقاعدہ کوئی ایسی چیز نہیں کی کہ جس سے یا میں نے کوئی ٹکٹ لیا ہو الیکشن لڑنے کے لیے, کسی کیمپین کا حصہ رہا ہوں. میں نے کوئی سیاست کی نہیں اس کے بعد, تحریک انصاف کو چھوڑنے کے بعد سے. اب تحریک انصاف میں پرابلم یہ ہے کہ جو ٹاپ لیڈرشپ تھی اس میں بہت سارے لوگ اب نہیں ہے تحریک انصاف میں, اس کا حصہ نہیں ہے, یا پھر جیل میں سیکنڈ ٹیئر یا تھرڈ یا انڈر گراؤنڈ ہے. جی, اور جو سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر تھی اس کو ایک موقع ملا اپنے آپ کو پروو کرنے کا. بٹ انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ جو اس وقت جو لیڈرشپ موجود ہے اس میں تمام لیڈرشپ نہیں لیکن کافی لیڈرشپ جو ہے وہ کمپرومائز بھی ہے, وہ اپنے اس میں چیزوں کے اصول میں لگے ہوئے ہیں. تو وہ ساری چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں سب لوگ بیٹھ کے, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے آگے معاملات جاتے ہیں, دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. سو آپ نے کہا کہ کافی لیڈرشپ ابھی موجودہ, تمام نہیں لیکن کافی اس کا سیکشن جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے. سو جو اس وقت تحریک انصاف یا تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب جو کچھ فیس کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اب تک ان کی جیل سے رہائی نہ ہونا یا جس قسم کے حالات کا ان کو سامنا ہے, ان کی اہلیہ کو سامنا ہے, اس میں ذمہ داری کہیں نہ کہیں موجودہ لیڈرشپ کی ہے؟ ظاہر ہے وہ لیڈرشپ پرووائڈ نہیں کر سکی جس کی ضرورت سمجھی جاتی ہے یا سمجھی جاتی تھی, اور اس کے امپیکٹس اور اس کے ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہوتی ہیں موجود. تو اس کا جو بھی خمیازہ ہے وہ پارٹی بھگت رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین جیسی اس طرح کے جو فیکشنز بنانا یا جماعتیں بنانا, یہ پی ٹی آئی ہی کو ایک سبق سکھانے کے لیے کیا گیا تھا؟ دیکھیے, پاکستان میں یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوا ہے. پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز بنی, پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنی, پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن پیپلز پارٹی اپنی جگہ موجود ہے. اب یہ حکومت جو ہے نواز شریف یا شہباز شریف کی حکومت کہہ لیں, یا یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ حکومت کس کی ہے. وہ حکومت اس در پہ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ اس طرح سے کر کے اور وہ ایک سیاسی پروسیس کو ختم کر دیں گے. یہ ان کی خام خیالی ہے, اور اس کے اندر, اس پروسیس کے اندر ڈیموکریسی ڈیمیج ہوتی ہے. اس پروسیس کے اندر جہاں سیاسی جماعتوں کو آپ ڈیمیج کرتے ہیں وہاں ڈیموکریسی ڈیمیج ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی کا اپنے فل تھروٹل پہ چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر رنگ و نسل کی سیاسی جماعتیں, جن کو لوگ پسند کرتے ہیں, جن کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں, جن کو لوگ مینڈیٹ دینا چاہتے ہیں, جن کو لوگ مینڈیٹ نہیں دینا چاہتے ہیں, ان کا مقابلہ عوام میں ہونا چاہیے, نہ کہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں کے ساتھ ہونا چاہیے. عمران صاحب, تحریک انصاف میں اب چونکہ کچھ جو سابق رہنما جو چھوڑ چکے ہیں پارٹی, وہ واپسی کا اور خواہش کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں واپس آ جائیں. فواد چودھری صاحب سے متعلق آج جو خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے خود ان کو ملاقات کے لیے آج بلایا تھا, لیکن وہ لاہور میں اپنی بیلز وغیرہ کے سلسلے میں مصروف تھے تو وہ نہیں جا سکے. اگلے ہفتے بہرحال ان کی ملاقات ہوگی. پاکستان تحریک انصاف کے بانی سے ملاقات کے لیے آپ خواہش رکھتے ہیں, رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں نے کوشش تو کوئی نہیں کی, لیکن خواہش میری ہے جب بھی موقع ملے گا تو میں ضرور ملاقات کروں گا, کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ عمران خان میرے ایک بہت عزیز دوست بھی ہیں, اور میرے ایک زمانہ میرے مدت ان کے ساتھ میں نے گزاری ہے. تو جب بھی موقع ملے گا وہ بلائیں گے یا کوئی اور موقع مجھے ملے گا تو ضرور جاؤں گا. سو ابھی تک ان کی طرف سے بھی کوئی پیغام آپ تک نہیں آیا ہے؟ نہیں, ابھی تک ان کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا, بلکہ آن دا کانٹریری میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے, کافی حد تک لیڈرشپ جو ہے وہ ایک طرح سے تھوڑی سی ڈرتی بھی ہے ان چیزوں سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ واپس آئیں تو اس وقت جو ہمیں
चौधराट में लीव है तो वो चैलेंज हो जाए। सर, तो मैं एक इसकी वो मिसाल अंदर ही आपको भी एक देती हूँ, मामला इमरान चल साहब, रहा इसकी मिसाल देती हूँ। हलीम आदिल शेख साहब ने रिसेंटली अभी एक बयान दिया है कि आपका नाम लिया उन्होंने अली जैदी साहब का नाम लिया, सद उमर साहब का नाम लिया। उन्होंने कहा इन अफराद के लिए जो पार्टी छोड़ गए हैं उनके लिए कोई स्पेस नहीं है, और जो पार्टी जिन्होंने एक बड़े क्रिटिकल जंक्चर पे पार्टी को छोड़ा, सो उन्होंने कहा कि अगर इनसे मुतालिक, तो इन तीनों अफराद से मुतालिक हमारे यहाँ कोई बात नहीं होती, और अगर ये गद्दारी, वो जैसा लफ्ज इस्तेमाल करें कि अगर ये गद्दारी ना करते तो बानी पीटीआई आज जेल में ना होते। तो वो तो लीडरशिप जो है वो उल्टा आप लोगों पे इल्जाम लगा रही है। देखें, मैं तो इनको लीडरशिप मानता ही नहीं, और मैं इनके किसी कमेंट का जवाब भी नहीं देना चाहता। यही आप इसी तरह के मैं लोगों की आपसे बात कर रहा हूँ कि जिनको खौफ है इस चीज का कि अगर ये लोग वापस आ गए, या ये जो लीडरशिप गई है ये वापस आ गई किसी तरह, तो इनकी जो दुकान है वो चैलेंज होती है। तो लिहाजा मैं इस पे बात भी नहीं करना चाहता उनके किसी कमेंट के ऊपर। सो आप इस पे कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन आपको लगता है कि ये थ्रेटेंड फील करते हैं, लिहाजा ये इस किस्म के बयानात दे रहे हैं, कि इनको लगता है कि ये बात रियलाइज हो सकती है। इमरान खान साहब शायद वो भी ख्वाहिश का इजहार कर सकें, क्योंकि सैफुल्लाह नियाजी साहब भी अगर उनसे मुलाकात कर सकते हैं जेल में, सो आप क्यों नहीं कर सकते? और अगर फवाद चौधरी साहब के लिए वापसी मुमकिन है, सो आपके लिए क्यों नहीं? फवाद चौधरी, मैं और हम लोग साथ ही थे जिस वक्त ये सारा मामला हुए थे, और एक साथ ही हमने पार्टी छोड़ी, और फिर हम एक साथ ही मतलब जैसे हम घर बैठ गए, हमने सियासत भी नहीं की, आगे बढ़े भी नहीं। तो अब देखें क्या आगे मामला चलते हैं। फिलहाल कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन मेरे पास कोई पैगाम किसी सूरत किसी का नहीं है कि खान साहब से मुलाकात करनी है। आपकी तरफ से दरख्वास्त क्यों नहीं जा रही? आप अपना, अगर आप विलिंग हैं और आप ख्वाहिश भी रखते हैं, सो आप दरख्वास्त कर दें, आप जाके मिलें। मैं कर दूंगा दरख्वास्त। मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं, क्योंकि इस वक्त और आप पीटीआई में वापस आने के लिए भी आप तैयार हैं कि खान साहब ने अगर आपको ये ऑफर की? मैंने आपसे अर्ज की ना अलीना कि मैंने अभी सोचा नहीं, लेकिन मैं जब इमरान खान से मुलाकात होगी खान साहब से, तो उसके बाद कोई फैसला कर सकूँ। तो जाहिर है, मतलब आपने सियासत भी करनी है अभी आगे। आप रिटायर्ड हर्ट वाली कैटेगरी में, आप कंप्लीटली रिटायर्ड, आपने सियासत से रिटायरमेंट नहीं ली, लेकिन और भी सियासी जमातें हैं जो कि शायद खाकन अब्बासी साहब हैं, वो अपनी जमात जो है नई जमात रजिस्टर करा रहे हैं। किसी और जमात को तरजीह दी जाएगी या तहरीक इंसाफ में वापसी ही को तरजीह दी जाएगी? नहीं, मैंने अलीना अभी कोई किसी जमात को ज्वाइन नहीं करने का सोचा। मैं सवाल नहीं पैदा होता कि मैं कहीं और जाके सियासत करूं। मैं अब जस्ट वेटिंग, सिट बैक, रिलैक्स एंड वेट, उसके ऊपर हूँ, वेट एंड सी। तो देखते हैं अभी आगे कैसे चीजें अनफोल्ड होती हैं। कराची की ताजिर बरादरी, बिजनेस कम्युनिटी, वो भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनको हाथ मिलाना चाहिए अडियाला के बासियों से। व्हाट वुड दे वांट? ये इंस्टेबिलिटी उनको सूट करेगी? अलीना देखें, ये जो इन्होंने बात की ना शहबाज शरीफ से, वो मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ के बस में ही नहीं है कि वो ये काम कर सकें। तो वो तो गलत फोरम पे कटा रहे हैं। शहबाज शरीफ तो बेचारा एक पपेट सा प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है। कभी पीपल्स पार्टी उसकी डोरें हिला रही होती है, कभी कोई और जमात उसकी डोरें हिला रही होती है, कभी कहीं और से वो चल रहे होते हैं। जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब के 3 इल्जामात को मुस्तरद कर दिया, तरदीद कर दी उसकी। रजीम चेंज ऑपरेशन हो, एक्सटेंशन का मामला हो उनकी, या फिर नवाज शरीफ साहब को लंदन भेजने का मामला हो, वो कहते हैं उन्होंने कोई किरदार नहीं अदा किया। आप उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, बड़े मुतहर्रिक थे, क्या वाकई उनका कोई रोल नहीं था? मैं नहीं समझता कि उनका कोई रोल नहीं था। मैं समझता हूँ कि जाहिर है कि जब भी नो कॉन्फिडेंस हुआ है या गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो उसमें इस तरह का किरदार रहता है। और मैं समझता हूँ कि मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि उनका भरपूर किरदार था इसमें। एक्सटेंशन का मामला हो या चाहे नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने का मामला हो? नहीं, बाहर भेजने के मामले में प्रेशराइज तो नहीं किया। खान साहब को रिपोर्ट दी गई थी कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स जो हैं वो बुरी तरह गिर रहे हैं। वो बाद में पता चला कि जाली रिपोर्ट थी, और उसी रिपोर्ट के बेस पे खान साहब ने इजाज़त दी नवाज शरीफ को बाहर जाने की। उसके अंदर भी जाहिर है कि यही लोग इन्वॉल्व रहे होंगे। और जो नवाज शरीफ का मामला था वो एक टोटल, मैं समझता हूँ कि झूठ पर मबनी था। और लंदन जाके वो आराम से अपना खाते पीते रहे, शॉपिंग करते रहे, और जब मौका मिला तो वो फट से वापस आ गए। थैंक यू सो मच इमरान इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया।